यू वेरी मच, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार सर। मेरा नाम सरबजीत है और सफलता के इस सफर में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। थैंक यू सर। हम सभी लोग अपनी लाइफ में सफल होना चाहते हैं दोस्तों, चाहे किसी भी क्षेत्र की हम बात करें। अगर हम चाहें तो उस क्षेत्र में सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंच सकते हैं। मेरे इस सेशन को आप सिर्फ इसलिए नहीं सुनिए कि आपको कुछ अच्छी बातें मिल जाए ताकि आप दूसरों को कह सकें। इस सेशन का आपको असली फायदा तब होगा दोस्तों जब आप इस सेशन में कही गई बातों को अपने जीवन में उतारेंगे, यानी कि जब आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। सो आर यू रेडी फॉर दिस सेशन? यस और नो? यस सर। वेरी गुड। किसी भी आदमी की सफलता के सफर में जो उसका सबसे पहला कदम है वो है उस आदमी की सोच। एक आदमी की सफलता की कहानी में उसकी सोच का बहुत अहम रोल होता है, बिकॉज द मोस्ट पावरफुल थिंग इन दिस वर्ल्ड इज थॉट। दुनिया में सबसे ताकतवर चीज अगर कोई है तो वो है सोच, क्योंकि इस दुनिया में जितनी भी बड़ी घटनाएं घटती हैं, जितने भी आविष्कार हुए हैं, जितनी भी सफल कंपनी हुई हैं, वो किसी सोच का ही यथार्थ रूप है दोस्तों। क्योंकि बिना सोच तो कुछ घटित होता ही नहीं, बाकी सब कुछ तो उसके बाद होता है। ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि आपने सोचा नहीं और वो घटित हो जाए। पहले आप सोचते हैं, पहले वो किसी के दिमाग में बना दोस्तों, किसी की सोच में बना। किसी ने सोचा कि मुझे ताजमहल बनाना है, तभी वो बना। हवाई जहाज जो आसमान में उड़ रहा है सबसे पहले कहां बना? वो राइट ब्रदर्स के दिमाग में बना दोस्तों। राइट ब्रदर्स ने सबसे पहले सोचा कि कोई मशीन बनाई जाए जो आकाश में उड़ सके। उसके बाद उन्होंने उस पर काम करना शुरू किया। तो पहली चीज क्या है दोस्तों? सोच। अगर उन्होंने सोचा ही नहीं होता तो वह इस पर काम भी नहीं करते, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए जो सबसे पहली चीज होती है दोस्तों वो है सोच। दुनिया में जो कुछ भी बड़े से बड़ा हुआ है वो किसी ना किसी की सोच का नतीजा है। यहां तक कि हमारे जीवन में होने वाली छोटी छोटी घटना भी हमारी सोच का ही नतीजा होती है दोस्तों। आप अगर कोई डॉक्टर हैं तो पहले आपने सोचा कि मुझे डॉक्टर बनना है। अगर आप कोई गायक हैं तो पहले आपने सोचा कि मुझे गायक बनना है। आप में से बहुत सारे लोग शादीशुदा होंगे यहां पर। कितने लोग हैं ऐसे जिनकी शादी हो चुकी है? क्या बात है। पहले सोचा होगा कि मुझे शादी करनी है, उसके बाद एक अच्छी लड़की देखी होगी, फिर शादी हुई होगी। उस शादी से पहले क्या था दोस्तों? सोच। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपने सोचा नहीं और शादी हो जाए। अगर आपने कुछ सोचा नहीं, वो हो ही नहीं सकता कि घटित हो जाए। ठीक इसी तरह से अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो पहले ठीक से सोचिए कि आप अमीर बनना चाहते हैं। यहां आपने ठीक सुना, मैंने यही कहा, पहले सोचिए कि आप अमीर बनना चाहते हैं, क्योंकि हम सोचते ही नहीं हैं। एक बार मैं दिल्ली की एयरफोर्स ऑडिटोरियम में लाइव प्रेजेंटेशन ले रहा था दोस्तों। उस प्रेजेंटेशन में ज्यादातर लोग एवरेज क्लास से बिलोंग करते थे। मैंने उन लोगों से एक ओपन प्रश्न पूछा, आज से 5 साल बाद आप लोग अपने आप को कहां देखना चाहते हैं? चाहे आप जिस भी क्षेत्र में प्रयास कर रहे हो। तो उस भीड़ में ज्यादातर लोगों के वही आंसर थे जो मैं उम्मीद कर रहा था। वो लोग बड़ा सोच ही नहीं पा रहे थे। किसी का उत्तर था कि मैं अपनी कंपनी में बस असिस्टेंट मैनेजर बन जाऊं, तो कोई कह रहा था कि बस किसी तरह से 20,000 रुपए महीना कमाने लग जाएं तो सारे सुख आ जाएंगे। कुछ लोगों ने तो यह तक कह दिया, थोड़े से पैसे व मन की शांति। करीब उन 700 लोगों की भीड़ में सिर्फ 5 आदमी ऐसे थे दोस्तों जिन्होंने 5 साल बाद 1 लाख रुपए महीने की इनकम की इच्छा जाहिर की। और पूरी भीड़ में सिर्फ एक आदमी बोला कि मुझे 5 साल बाद 1 करोड़ रुपए महीना, बड़ी गाड़ी व रहने के लिए एक बड़ा बंगला चाहिए। दोस्तों हम सोचने में डर रहे हैं दोस्तों। बाकी सब भी 1 करोड़ बोल सकते हैं, लेकिन वो डर रहे हैं कि बाकी लोग कहीं मजाक ना उड़ा दें। अगर आप किसी दोस्त के सामने खड़े होकर अचानक बोल दें कि एक दिन मैं बहुत अमीर आदमी बनूंगा, बड़ी गाड़ी लेकर निकलूंगा, तो वो जो नौकरवादी है और भाग्यवादी है वो तुम्हारा मजाक उड़ाने लग जाएंगे। तुम उस डर में भी नहीं बोलोगे। सोच के ऊपर प्रतिबंध लगे हुए हैं दोस्तों। रस्से में कस कस कर आपकी सोच को बांधा गया है। मैंने पहले ही बोला कि जो आपने सोचा नहीं वो घटित नहीं हो सकता।
तुम सोच ही नहीं रहे कि हमें एक कामयाब आदमी बनना है, तो घटित कैसे होगा? सफलता की राह पर आपका पहला स्टेप है आपकी सोच। अगर हम पहला ही कदम ठीक से नहीं रख रहे तो दूसरे पर कैसे पहुंचेंगे दोस्तों? इसलिए पहले सोच को बड़ा करो, आगे की बात तो हम बाद में करेंगे। तो पहला स्टेप क्या है दोस्तों? सोच। थिंक बिग, बड़ा सोचिए। एक और गहरा सवाल है कि हम लोग छोटा सोचते ही क्यों हैं? हम बड़ा सोचने से डरते क्यों हैं? क्यों हम 10,000, 20,000, 1,00,000 पर आकर अटक जाते हैं? बड़ा सोचना तो छोड़िए, अगर कोई दूसरा बड़ा सोच भी रहा होता है तो हम उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। इसमें हमारी गलती नहीं दोस्तों, हमें हमारी सोच मिलती है हमारी परवरिश से। हम कैसे माहौल में पले, कैसे माहौल में बड़े हुए, कौन कौन से लोग जो हमारी परवरिश में शामिल थे। किसी भी आदमी की परवरिश में 3 तरह के लोगों का खास योगदान होता है दोस्तों। पहला उसके मां बाप, दूसरा उनके यार दोस्त, और तीसरा उनके स्कूल के टीचर। ये वो लोग हैं दोस्तों जो उसको सोच प्रदान करते हैं। और इन लोगों ने हमें बचपन में क्या सिखाया है? बेटा पढ़ो लिखो, मेहनत करो, दिन रात एक कर दो ताकि बड़े होके एक अच्छी नौकरी पा सको। बचपन से लेकर बड़े होने तक, चाहे हमारे माता पिता हो, टीचर हो या दोस्त हो, सबने मिलकर हम सबके दिमाग में सिर्फ एक ही बात ठूसी है, पढ़ाई करो ताकि एक अच्छी नौकरी मिल सके। मैंने अपने जीवन के 18 साल स्कूल और कॉलेज में पढ़ने में लगा दिए। 18 साल तक किसी एक अध्यापक ने मुझे नहीं बोला कि बेटा पढ़ो लिखो, बड़े होकर बिजनेसमैन बनना, व्यवसायी बनना, लोगों को नौकरियां देना। यह किसी ने नहीं समझाया दोस्तों। 18 साल तक वो वही ठूसते रहे दिमाग में कि पढ़ो लिखो, दिन रात मेहनत करो, ट्यूशन लगाओ ताकि अच्छे नौकर बन सको। दुनिया भर के स्कूलों में सिर्फ नौकर तैयार किए जा रहे हैं दोस्तों, नौकरी देने वाला एक भी आदमी तैयार नहीं हो रहा। इसमें इन लोगों की कोई गलती भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि वो भी ऐसे ही बड़े हुए हैं। उनके पास जो होगा वही तो वो आपको दे सकते हैं। वो आपको वो कैसे दे सकते हैं जो खुद उनके पास नहीं है? उनकी परवरिश भी वैसे ही हुई है दोस्तों। अंग्रेज हमारे देश पर राज करना चाहते थे। वो चाहते ही नहीं थे कि हम लोगों को इंडिपेंडेंट सोच दी जाए। अगर आपको पढ़ते वक्त ये महसूस हो जाए कि आप राजा बनने के लायक हैं, तो क्या अंग्रेज आप पर राज कर सकते थे? इसलिए उन्होंने एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम तैयार किया जिसमें से इंटेलिजेंट लोगों को छांटा तो जा सके, मगर उनकी मानसिकता सिर्फ एक अच्छी नौकरी पाने की होनी चाहिए। इस देश में जिस व्यक्ति ने आजादी का सबसे बड़ा आंदोलन छेड़ा वो थे महात्मा गांधी। वो बाहर से पढ़कर आए थे, इंडिया से नहीं पढ़े दोस्तों। उन्हें मालूम था कि एंटरप्राइजिंग स्टडी क्या होती है। जब वो देश में आए तो उन्हें गुलामी बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि वहां तो गुलामी सिखाई नहीं गई थी। हमारे देश को आजादी तो मिल गई दोस्तों, मगर हमारी सोच आज भी गुलाम है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम तो वही है जो अंग्रेजों ने चलाया था। एक बार एक बाज का अंडा कौवे के घोंसले में गिर गया। उसमें से जब बच्चा पैदा हुआ तो कौवे ने ही उसे अपना बच्चा समझकर पाला। जितनी ऊंचाई तक कौवा उड़ सकता था, उन्होंने उतनी ही ऊंचाई तक उसे उड़ने सिखाया। एक दिन जब बाज के बच्चे ने दूसरे बाज को आकाश में बहुत ऊपर उड़ता हुआ देखा, तो उसने अपनी कौवी मां से कहा, देखो मां, वो भी देखने में मेरे ही जैसा है, पर वो इतना ऊपर कैसे उड़ रहा है? क्या मैं भी उतना ऊंचा उड़ सकता हूं? तब कौवी ने उसे समझाया, नहीं बेटा, ये बड़े लोग हैं, वो ऊंचा उड़ सकते हैं, हम तुम नहीं। और उस बाज के बच्चे ने कभी ऊंची उड़ान भरने की कोशिश भी नहीं की दोस्तों। क्यों? क्योंकि उसकी ऊंची सोच का गला उसकी परवरिश ने घोट दिया। हम आप भी उस बाज के बच्चे की तरह ही है दोस्तों। जब कोई बच्चा अपनी मां से कहता है कि मां, मैं एक दिन बहुत अमीर बनूंगा, मेरे पास गाड़ी होगी, बंगला होगा, तब उसकी मां उसे डांट कर कहती है, चुप कर, हम सर्विस क्लास लोग हैं, हमेशा अपनी चादर देखकर ही पैर पसारने चाहिए, बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। क्यों दोस्तों, ऐसा होता है ना? यस सर। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जो लोग अमीर हैं, बड़े बंगलों में रहते हैं, बड़ी कारों में घूमते हैं, हवाई जहाज में घूमते हैं, वह किस तरह से आपसे अलग है? वही 2 हाथ, 2 पैर, वही शरीर। क्या आप किसी ऐसे आदमी को जानते हैं कि जब वो धरती पर पैदा हुआ तो भगवान ने उसे बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगा दी, घर दे दिया, कार दे दी,
और बोला बेटा यहां से शुरू हो जाओ। हर कहानी जीरो से शुरू होती है दोस्तों। मैं उन लोगों की बात नहीं कह रहा जो अमीर घरों में पैदा होते हैं, मैं मुकेश अंबानी की बात नहीं कह रहा दोस्तों, मैं उनके पिता श्री धीरूभाई अंबानी की बात कर रहा हूं, जो एक गांव में पैदा हुए, जो हमारी और तुम्हारी जितनी ही आयु जिए, लेकिन जाने से पहले 65,000 करोड़ रुपए की सल्तनत छोड़ के गए दोस्तों, जिसने कौओं की तरह जीना पसंद नहीं किया बल्कि एक बाज की तरह उड़ान भरी। तो अगर आप एक अमीर आदमी बनना चाहते हैं, एक सफल आदमी बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने अंदर की ताकत को पहचानें। आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं, आप वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। सबसे पहले अपने पैरामीटर्स तोड़िए और अपनी सोच को बुलंद कीजिए, खुलकर सपने लीजिए दोस्तों। यकीन करिए इस धरती पर जो कुछ भी एक आदमी ने दूसरे आदमी के लिए बनाया है, चाहे वो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, चाहे वो बड़े बड़े बंगले हैं या हवाई जहाज की यात्रा है, उस पर आपका पूरा हक है। बस आगे बढ़कर अपने हक को साबित कीजिए। तो अभी सोचिए कि अगले 5 साल के बाद आपकी इनकम क्या होनी चाहिए। यस, कौन जवाब देगा? 25 लाख रुपए महीना। वेरी गुड। सफलता का दूसरा कदम है प्रबल इच्छा। प्रबल इच्छा किसकी? उस सोच को पूरा करने की, उस सोच को अंजाम तक पहुंचाने की, यानी कि 25 लाख रुपए महीने की इच्छा भी 2 तरह की होती है दोस्तों, एक कमजोर इच्छा और दूसरी प्रबल इच्छा। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए रात के 11 बजे हैं, बाहर कड़ाके की ठंड पड़ रही है, आप रजाई में दुब के बैठे हैं, तभी आपके मन में एक इच्छा आती है कि क्यों ना गरम गरम टिक्की खाई जाए। अब देखना यह है कि आपकी कमजोर इच्छा है या प्रबल इच्छा है। अगर वो कमजोर इच्छा है तो आपकी ठंड उस इच्छा पर हावी हो जाएगी। आप सोचेंगे कि कौन ठंड में यार रजाई से निकलेगा, छोड़ टिक्की टिक्की, बैठकर आराम से टीवी देखते हैं और मूंगफली खाते हैं। लेकिन अगर वो इच्छा प्रबल होगी तो आप क्या करेंगे? आप रजाई हटाएंगे, उसमें से बाहर निकलेंगे, कपड़े पहनेंगे, अपने जूते कसेंगे, अपनी कार या स्कूटर निकालेंगे, शहर का चक्कर लगाएंगे, बढ़िया टिक्की वाला ढूंढेंगे और टिक्की की प्लेट बनवाएंगे दोस्तों, खाएंगे और वापस आ जाएंगे। 90% लोगों की सोच कमजोर होती है और वो रजाई में ही दुबके रह जाते हैं। मैं आपको छोटी छोटी घटनाओं से सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। जब आपके दिल में किसी भी चीज की इच्छा होती है तो उसकी रुकावटों पर फोकस मत किया करें, उस चीज को पाने का फोकस करो। अगर आपने रुकावटों पर फोकस किया, ठंड पर फोकस किया, तो जब पैसा कमाने की बारी आएगी तो भी आप रजाई में ही दुबके रहेंगे दोस्तों। मान लीजिए आपकी इच्छा है कि आज से 5 साल बाद आप 25 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं, लेकिन क्या यह आपकी प्रबल इच्छा है? नहीं। प्रॉब्लम तब होती है दोस्तों जब आप 25 लाख को एक फिगर मानते हैं। 25 लाख रुपया कुछ नहीं है। आपकी इच्छा 25 लाख के लिए कभी प्रबल नहीं हो सकती। 25 लाख के लिए आपकी इच्छा तब प्रबल होगी जब आप इसे महसूस करेंगे कि 25 लाख रुपया चीज क्या है, क्या मिलने वाला है। महसूस करो एक 5000 गज की जगह में एक बड़ा सा बंगला हो आपका, जिसमें आगे पीछे लॉन हो, स्विमिंग पूल हो, आपका अपना जिम हो, 5 कमरे हो, वह एक बड़ा सा ड्राइंग रूम हो, आपके माता पिता के लिए एक मंदिर अलग से बना हुआ हो, बच्चों के लिए खेल का हर एक सामान हो, 4-5 लंबी गाड़ियां हो, एक आपके मम्मी पापा के लिए मंदिर ले जाने के लिए, एक गाड़ी बच्चों को स्कूल से लाने व ले जाने के लिए, एक आपकी वाइफ के लिए, इन सभी गाड़ियों के लिए सफेद पोर्श ड्राइवर हो। आपके घर की हर चीज, चाहे वो दीवारें हो, फर्श हो या घर में सजा कीमती फर्नीचर हो, सब कुछ बहुत साफ सुथरा व शीशे की तरह चमक रहा हो। उस बंगले में 6-7 नौकर हो, गेट के बाहर सिक्योरिटी गार्ड खड़े हो। आपके पास पैसों के साथ साथ अपने परिवार के साथ बिताने के लिए वक्त भी होना चाहिए, ताकि हर महीने आप अपने परिवार के साथ घूमने जा सकें। दुनिया की हर चीज आपके पास हो। जब बच्चे किसी चीज पर हाथ रख दे तो आपको यह ना सोचना पड़े कि आपके पास कितना पैसा है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके पास पैसा है, क्योंकि आपके पास मनी फ्रीडम है और टाइम फ्रीडम दोनों है दोस्तों। ये सारी स्टेज कब आएगी? जब आप कम से कम 25 लाख रुपए महीने का कमा रहे होंगे। इस सपने को महसूस कीजिए, क्योंकि अगर आप इस सपने को महसूस नहीं करेंगे तो 25 लाख रुपए महीना पाना आपकी प्रबल इच्छा नहीं बनेगी।
और अगर ये आपकी प्रबल इच्छा नहीं बनेगी, न तो आप उस रास्ते को तलाश करेंगे जो आपकी मंजिल तक जाता है, ना ही आप उस रास्ते में आने वाली मुश्किलों से संघर्ष कर पाएंगे। तो आप में से कितने लोग हैं जिनकी प्रबल इच्छा है कि आज से 5 साल बाद वो 25 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं? गुड, वेरी गुड। चलिए दोस्तों, अब हम सफलता के तीसरे कदम की ओर चलते हैं, लेकिन उससे पहले हम पहले 2 कदम रिवाइज कर लें। तो सफलता का पहला कदम क्या है दोस्तों? सोच। वेरी गुड। सोच नहीं, बड़ी सोच। सफलता का दूसरा कदम क्या है दोस्तों? इच्छा। इच्छा नहीं दोस्तों, प्रबल इच्छा। जब अपने सपनों को पूरा करने की इच्छा प्रबल होगी तो उससे अगली चीज आप क्या करेंगे? आप पूरा करने का रास्ता ढूंढेंगे। और अमीर बनने का रास्ता क्या है दोस्तों? वो है लेवरेज इनकम। तीसरा कदम दोस्तों, पथ यानी कि लेवरेज इनकम का रास्ता। इस सोच को पूरा करने के लिए करना क्या पड़ेगा? सीधा सीधा फॉर्मूला है, यदि समझ सके तो। नौकरी करके दुनिया में कोई कभी भी अमीर नहीं बन सकता। जितने लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर घूमते हैं वो सब एंटरप्रेन्योर हैं, यानी जो लोग बिजनेस करते हैं। तो रास्ता क्या है? उसके लिए समझना पड़ेगा आपको चाहिए क्या। 25 लाख रुपए महीना एक फॉर्मूला है, सीधा सीधा, दैट इज टाइम इज इक्वल टू मनी, यानी कि जो समय है वो पैसे के बराबर होता है। सबसे साधारण फॉर्मूला। दुनिया में जो भी पैसा कमाता है वो वक्त बेचकर ही पैसा कमाता है। आप नौकरी करते हैं तो आप टाइम बेचते हैं, आप दुकान चलाते हैं तो आप टाइम बेचते हैं। हर आदमी टाइम बेचकर पैसा कमाता है। खाली बैठकर पैसा कमा सकते हैं आप? नहीं कमा सकते। हर आदमी समय बेचकर पैसा कमाता है। आप सबने राम और बजाज की कहानी तो जरूर सुनी होगी। उसमें एक है मिस्टर बजाज और एक है मिस्टर राम। जो नहीं जानते मैं फिर से बताता हूं दोस्तों। मिस्टर राम मिस्टर बजाज के यहां नौकरी करते हैं और राम को मिलती है 10,000 रुपए महीने की तनख्वाह। मिस्टर बजाज के यहां राम जैसे 2,000 लोग काम करते हैं। मिस्टर राम को ये 10,000 रुपए क्यों मिलते हैं जानते हैं आप? क्योंकि राम अपने दिन के 8 घंटे मिस्टर बजाज को देते हैं। अगर वो महीने में 25 दिन काम करते हैं, यानी कि 10,000 को अगर मैं 25 से भाग करूं तो कितना हुआ? 400 रुपए दोस्तों। यानी एक दिन का 400 रुपए। 8 घंटे के उन्हें 400 रुपए मिलते हैं दोस्तों। यानी अगर मैं 400 को 8 घंटों से भाग दूं तो यह होता है 50 रुपए। यानी कि बजाज ने उनके 1 घंटे की कीमत लगाई है 50 रुपए दोस्तों। देखिए क्या होता है नौकरशाही लोगों के साथ। ये 50 रुपए की कीमत किसने लगाई? मिस्टर राम की। ऑफ कोर्स मिस्टर बजाज ने। मिस्टर राम अपने वक्त की कीमत भी नहीं लगा सकते। मिस्टर राम ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा और कमा सकते हैं? अगर वो 24 घंटे के 24 घंटे भी काम करें तो भी 1200 रुपए कमा सकते हैं और महीने का 36,000 रुपए कमा सकते हैं दोस्तों। 25 लाख की तो बात ही नहीं आती, वो तो लाख पर भी नहीं पहुंच पाते। अब जरा मिस्टर बजाज से मिलते हैं। मिस्टर बजाज मिस्टर राम को 10,000 रुपए महीना कब देंगे? जब मिस्टर राम उन्हें कम से कम 20,000 रुपए कमा के देंगे। गलत तो नहीं कह रहा मैं दोस्तों? नहीं सर। यानी कि यह बात ऐसे भी समझी जा सकती है कि अगर मिस्टर राम दिन में 8 घंटे काम करते हैं तो 4 घंटे अपने लिए और 4 घंटे मिस्टर बजाज के लिए। मिस्टर राम जैसे 2,000 लोग काम करते हैं और औसतन हर आदमी बजाज के लिए 4-4 घंटे काम करता है, तो मिस्टर बजाज के लिए एक दिन में 8,000 घंटे काम होता है दोस्तों। अगर हर घंटे का मिस्टर बजाज को भी 50 रुपए मिलता हो तो मिस्टर बजाज 4 लाख रुपए एक दिन का कमाते हैं। इसलिए मिस्टर राम दिल्ली के एक फ्लैट में रहते हैं और दिन रात स्कूटर पर आते जाते हैं। उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और मिस्टर बजाज बड़े से बंगले में रहते हैं और बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। साधारण सा फॉर्मूला है दोस्तों कि समय ही पैसा है। मिस्टर राम के समय के बैंक में सिर्फ 4 घंटे हैं और मिस्टर बजाज के समय के बैंक में रोज 8,000 घंटे हैं दोस्तों। समझ रहे हैं आप? यस सर। यानी रास्ता क्या है कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, तो सीधे से पहला रास्ता यह है कि कोई ऐसा काम करो जहां आपका टाइम मल्टीप्लाई हो सके। ऐसा कोई काम जिसमें टाइम मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, उसमें आप अमीर बनने का ख्वाब छोड़ दीजिए दोस्तों। जो मिल रहा है उससे सिर्फ जिंदगी काट सकते हैं। 25 लाख के लिए कौन सा रास्ता होगा? कोई ऐसा काम हो जिसमें बहुत सारे लोग आपके लिए काम करें और आपके टाइम को मल्टीप्लाई करें। जितने ज्यादा लोग होंगे, जितना ज्यादा आपका टाइम मल्टीप्लाई होगा, उतना ही ज्यादा आप पैसा कमाएंगे।
तो चौथा कदम है दोस्तों विकल्प यानी कि ऑप्शन, और वो विकल्प है ग्लेस। अब बात करते हैं विकल्प की यानी कि ऑप्शन की। हमारे पास विकल्प क्या है? मैं गरीब घर में पैदा हुआ दोस्तों, सरकारी स्कूल से मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, अपनी फीस देने के लिए मुझे ट्यूशन भी पढ़ाना पड़ता था। आज से करीब 5.5 साल पहले दिल्ली में हम 7 लोग एक कमरे के मकान में किराए पर रहते थे दोस्तों, और वो भी एक ऐसी जगह जहां किराया सस्ता होता था। मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन मैं मेहनती बहुत था, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था। अगर आज की तारीख में हमें मिस्टर बजाज की तरह कोई ऐसा काम करना हो जिसमें बहुत सारे लोग हमारे लिए काम कर सके, वो लेवरेज इनकम जनरेट कर सकें, तो उसके लिए हमारी जेब में करोड़ रुपया होना चाहिए दोस्तों। साथ ही उस काम का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। यस और नो? यस सर। तो ऐसे में हम जैसे लोग क्या करें? आप में से कोई है जिसके पास 1 या 2 करोड़ रुपए है? नो सर। होता तो आप यहां क्यों आते? आप अपना काम खुद कर रहे होते। हम मेहनत करने को तैयार हैं, लेकिन हमारे पास लगाने के लिए ना तो इतने सारे पैसे हैं और ना ही बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस। फिर हमारे पास क्या विकल्प शेष बचता है? कौन सा ऐसा काम है जिसमें ना तो कोई एक्सपीरियंस चाहिए और ना ही कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट? बिजनेस की दुनिया में सिर्फ एक ऐसा बिजनेस है जो लेवरेज इनकम के सिद्धांत पर बेस्ड है, और उसे एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट से शुरू किया जा सकता है, और उस बिजनेस का नाम है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग में आप जितना चाहें उतना अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और जितना चाहें उतना पैसा कमा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यह काम किसी भी दूसरे काम से आसान है। इसमें आप रातों रात सफल होने की उम्मीद मत लगाइए दोस्तों, लेकिन ये वो रास्ता है जिस पर चलकर आप अनलिमिटेड वेल्थ कमा सकते हैं, क्योंकि ये टाइम मल्टीप्लाई के सिद्धांत पर काम करता है। यह बिजनेस 100% उम्मीद के मुताबिक है, इसमें सफलता निश्चित है। मैंने सुना है कई लोगों को ये कहते कि ये बिजनेस काम नहीं करता, इसमें ज्यादातर लोग कामयाब नहीं होते, लोग अपना पैसा फंसा लेते हैं। मैं उनसे वापस एक सवाल पूछता हूं, दुनिया में कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें अगर आप जरूरी मेहनत व ध्यान नहीं देंगे तो कामयाब हो जाएंगे? उनमें से 90% लोग कामयाब हो जाते हैं जो इस बिजनेस को सीख कर, समझ कर, पूरी मेहनत और लगन से करते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग इस बिजनेस को करना पसंद करते हैं। इस बिजनेस में ज्यादातर वो लोग कामयाब नहीं होते दोस्तों जो इस बिजनेस को बिजनेस की तरह लेते ही नहीं है। वो इस बिजनेस में इस एटीट्यूड से काम करते हैं कि चल यार एक चांस है, लेकर देख लेते हैं, अगर क्लिक कर गया तो भी ठीक है, नहीं हुआ अपना काम तो है ही। ना तो वो इस इंडस्ट्री को ना इसके पोटेंशियल को समझने का वक्त देते हैं, इसलिए उनका विजन भी क्लियर नहीं होता। वो 2-4 गेस्ट लेकर तो आते हैं, पर अगर उनमें से कोई बिजनेस शुरू नहीं करता, अपनी होम शॉप नहीं खोलता या कोई नेगेटिव हो जाता है दोस्तों, तो वो बिजनेस से क्विट कर जाते हैं और उसके बाद बाहर जाकर लोगों से कहने लगते हैं कि ये बिजनेस काम नहीं करता। ठीक उन विद्यार्थी की तरह जो खुद मेहनत ना करने की वजह से फेल हो जाते हैं और सारा दोष स्कूल और अध्यापकों पर मंड देते हैं। आपको कोई बहुत रेयर डिस्ट्रीब्यूटर मिलेगा जो कहे कि मैं 2 साल से लगातार ग्लेस बिजनेस में मेहनत कर रहा हूं और मैं कहीं पर भी नहीं पहुंचा। बाहर अगर हम एक दुकान खोलते हैं तो उसमें हजारों रुपए लगा देते हैं दोस्तों। अगर 4 दिन ग्राहक नहीं आएगा तो क्या हम दुकान बंद कर देंगे? नहीं सर। बिल्कुल ठीक, हम उस दुकान को चलाने में पूरी जान लगा देंगे। यहां भी जो लोग इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए अपनी पूरी ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ काम करते हैं, वो जरूर कामयाब होते हैं दोस्तों। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ऐसा तभी होगा जब हमें इस इंडस्ट्री और ग्लेस पर विश्वास होगा। और यही सफलता की राह पर 5वां कदम भी है दोस्तों, यानी कि विश्वास, यानी कि फेथ। यह है टर्निंग पॉइंट आपका। सारी बात इस शब्द पर आकर रुक जाती है दोस्तों। मान लिया कि लेवरेज इनकम करना पड़ेगा, मान लिया कि ऑप्शन भी ग्लेस है, लेकिन क्या यह विश्वास अंदर है कि यह सड़क कामयाबी की ओर जाती है? क्या यह 100% श्योर है कि इस रास्ते पर चलकर आज से 5 साल के बाद मैं 25 लाख रुपया हर महीने कमा पाऊंगा? विश्वास तो नहीं होता दोस्तों। आधा अधूरा विश्वास लेकर हम काम शुरू करते तो हैं, और यकीन मानो अगर विश्वास आधा अधूरा है तो सफलता के चांस भी आधे अधूरे हैं। एक बार एक जंगल में एक कुत्ते ने एक चूहे को बिल में जाते देख लिया और उसने बिल को खोदना शुरू कर दिया।
वहां पर और भी कुत्ते थे, उन्होंने उसे देखकर खुद भी खोदना शुरू कर दिया। वो बहुत देर तक बिल खोदते रहे। जो बाद में कुत्ते आए थे वो धीरे धीरे एक एक करके हटने लगे, लेकिन जो सबसे पहले वाला कुत्ता था वो अभी भी बिल खोद रहा था। आखिर में वो चूहा उसे मिल गया। उसने अकेले खाया और डकार भी ली। जानते हैं वो क्यों लगातार खोदता रहा? क्योंकि दोस्तों उसने अपनी आंखों से उस चूहे को उस बिल में जाते देखा था। उसे विश्वास था कि चूहा इसी बिल में है। जो लोग इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं जानते, उनको मैं बता देना चाहता हूं कि यह कोई स्कीम नहीं है, यह एक लेजिटिमेट बिजनेस है। आने वाले वक्त में ज्यादातर प्रोडक्ट इस तरह से बिकेंगे। अमेरिका में ये 60 साल पुरानी इंडस्ट्री है और वहां $100 बिलियन से भी ज्यादा कीमत के प्रोडक्ट व सर्विस आज इसी इंडस्ट्री के थ्रू मूव होते हैं। यही इंडस्ट्री अमेरिका में एक मैच्योर इंडस्ट्री बन चुकी है और इसका अंदाजा आप सिर्फ इसी बात से लगा सकते हैं कि आज वहां बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां पब्लिक लिमिटेड हो चुकी हैं और इनमें से बहुत सारी सेवी इन्वेस्टर की फेवरेट भी हैं। भारत में ये इंडस्ट्री अभी बिल्कुल इनिशियल फेज में है, इसलिए भारत में इस इंडस्ट्री का व इससे जुड़े लोगों का एक बहुत ही सुनहरा भविष्य है। काश मैं आपको अपनी आंखें निकालकर दे सकता और आप वो देख पाते जो मैं देख पा रहा हूं। मैंने उस चूहे को बिल में जाते देखा है दोस्तों, और इसलिए मैं तब तक प्रयास करता रहूंगा जब तक कि मैं अपने सपने यहां से पूरे नहीं कर लूंगा। छठा कदम, लगातार प्रयास यानी कि कंटिन्यूअस एफर्ट। विश्वास के बाद सफलता की राह पर छठा कदम है लगातार प्रयास, यानी कि तब तक कोशिश करो जब तक कि सफलता आपके कदमों में ना हो। फेलियर क्या है दोस्तों? एक अधूरा प्रयास। चलिए मैं आपको 100% सफलता का एक मूल मंत्र देता हूं और इस मूल मंत्र का नाम है लॉ ऑफ एवरेज, यानी कि औसत का नियम। यह एक ऐसा नियम है दोस्तों जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ, जो उतना ही सच्चा है जितना कि भगवान सच्चा है। इस नियम पर शक करने का मतलब है भगवान पर शक करना, क्योंकि इस नियम का आधार ही यही है कि भगवान ने इस धरती पर हर तरह के इंसान पैदा किए हैं। हर तरह के इंसान इस धरती पर मौजूद है। औसत का नियम भी यही कहता है, आप जिस तरह का भी इंसान ढूंढना चाहते हैं वह इस धरती पर है, पर उसका एक औसत है। उदाहरण के लिए, अगर मैं एक ऐसा आदमी ढूंढना चाहता हूं जो मात्र 500 रुपए के लिए दूसरी मंजिल से छलांग लगाने को तैयार हो जाए, जैसे ही मैं आपसे ये कहूंगा आप कहेंगे ऐसा पागल कहां मिलेगा, ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन औसत का नियम यह कहता है दोस्तों कि ऐसा एक नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन उन्हें ढूंढने का एक औसत है। शायद वो औसत हो सकता है कि 5000 में कोई एक हो। कितना? 5000 में कोई एक। यानी कि जब 5000 लोगों से लगातार पूछते चले जाएंगे कि क्या आप दूसरी मंजिल से कूद सकते हैं, तो औसतन उनमें से कोई एक आपकी बात मान लेगा और बोलेगा ला मैं कूद के दिखाता हूं। बड़े बड़े सनकी पड़े हैं दोस्तों इस दुनिया में। यस यस सर। सबके सब लोग नहीं कूदते और ऐसा भी नहीं होगा कि कोई भी ना कूदे, लेकिन उसे ढूंढने का सिर्फ एक ही तरीका है और वह तरीका है लगातार प्रयास। आपको लगातार हर आदमी के पास जाकर पूछना पड़ेगा, सर हमारे पास एक स्कीम है, हम लोगों की दिलेरी चेक कर रहे हैं, जो दूसरी मंजिल से कूदेगा हम उसे 500 रुपया देंगे, आप कूदेंगे क्या? नहीं सर। ज्यादातर जवाब क्या आएगा? नो। उस नो में भी अलग अलग तरह के आदमी अलग अलग तरह के जवाब देंगे। कुछ कहेंगे पागल हो गया है क्या, दारू पी रखी है, कोई नहीं मिलेगा तुम्हें, क्यों हमारा और दूसरों का वक्त खराब कर रहे हो। कोई गाली तक दे डालेगा दोस्तों। और इसी प्रयास में आपको वो इंसान भी मिलेगा जो खुद आकर आपसे बोलेगा कि दूसरी क्या, मैं तीसरी मंजिल से कूद कर दिखाता हूं। चलो मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं दोस्तों। आपने बंजी जंपिंग का नाम सुना है? यस सर। जिसमें लोग पैर में रस्सी बांधकर बहुत ऊपर से नीचे कूद जाते हैं, उसको बंजी जंपिंग कहते हैं। 40-40 मंजिल से लोग छलांग लगा देते हैं दोस्तों। अगर आप सबको मौका मिले तो आप में से कितने लोग हैं जो 40 मंजिल से पैर में रस्सी बांधकर कूदने को तैयार हो जाएंगे? देखा, यही है दोस्तों औसत का नियम। ये काम करता है। यहां कम से कम 70 लोग होंगे, 70 में से 3, यानी अगर हम बंजी जंपिंग की औसत निकालें तो 70 में से 3 का मतलब हो गया करीब 25 में से 1, तो औसत हुआ 25 में से कोई एक बंजी जंपिंग के लिए हां करेगा और 24 मना करेंगे। हर चीज का औसत है दोस्तों। आप सबने यह सुना है, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी अपने शिष्यों की एक सभा ले रहे थे। उसमें कई सौ लोग बैठे हुए थे। उन्होंने पूरी भीड़ से एक प्रश्न किया
कि तुम में से कौन वीर है जो गुरु के लिए शहीदी देगा। पूरी भीड़ में से सिर्फ एक हाथ खड़ा हुआ, मैं दूंगा। गुरु महाराज उसे तंबू के पीछे ले गए। वहां एक बकरा खड़ा किया हुआ था दोस्तों। उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि चीखो। वो चीखा तो गुरुजी ने उस बकरे की गर्दन काट दी। खून बहकर बाहर निकला। लोगों ने सोचा कि वो शहीद हो गया। गुरु महाराज फिर से बाहर आए और उन्होंने फिर से वही प्रश्न किया तो एक और हाथ खड़ा हुआ। उसे पता था कि उसके साथ क्या होना है, फिर भी उसने हाथ खड़ा किया। उसके साथ भी उन्होंने वैसा ही किया। एक एक करके 5 लोग ऐसे खड़े हुए जो शहीदी देने के लिए तैयार हो गए दोस्तों, जिन्हें बाद में गुरु महाराज ने 5 प्यारों के नाम दिया दोस्तों। यह भी एक औसत का नियम है। उस भीड़ में से सबके सब खड़े नहीं हुए, लेकिन ऐसा नहीं था कि कोई भी खड़ा नहीं हुआ। 5 वहां भी मिले जो अपना शीश देने के लिए आगे आए। समझ रहे हैं आप? यस सर। मैं क्या कहना चाहता हूं दोस्तों, गुरु महाराज जी को भी पता था कि कुछ योद्धा तो ऐसे होंगे जो बलिदान देने को तैयार होंगे। 2 दोस्त थे जो एक डायरेक्ट मार्केटिंग कंपनी के लिए घर घर जाकर प्रेस बेचने का काम करते थे। उनमें से एक दोस्त ने पहले ही 15 दिन में उस काम को छोड़ दिया, लेकिन दूसरे दोस्त ने 2 महीने के बाद सबसे ज्यादा प्रेस बेचने का अवार्ड जीता। उसे स्टेज पर बुलाकर सम्मानित किया गया और पूछा गया कि तुमने ऐसा क्या किया। उसने बड़ा साधारण सा जवाब दिया कि मुझे एक प्रेस बेचने पर 50 रुपए मिलते हैं। मैंने एक नियम बना रखा था कि मुझे रोज कम से कम 500 रुपए कमाने ही कमाने हैं। मैंने अपनी काबिलियत के हिसाब से औसत निकाली कि औसतन अगर मैं 10 दरवाजे खटखटाता हूं तो एक प्रेस बिकती है और 9 लोग प्रेस नहीं खरीदते। इसका मतलब है दोस्तों, अगर मैं 100 दरवाजे खटखटाऊंगा तो मेरी 10 प्रेस बिकेंगी। 10 प्रेस बिकेंगी तो मुझे 500 रुपए मिलेंगे। इसलिए मैंने एक टारगेट बना लिया कि चाहे कुछ भी हो, सुबह से शाम तक मुझे पूरे 100 दरवाजे खटखटाने हैं। जब मेरे 100 दरवाजे पूरे हो जाते थे तो अपने आप मेरी 10 प्रेस बिक चुकी होती थी। मुझे उन 9 दरवाजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो लोग क्या बोलते थे, क्योंकि उसमें हर तरह के इंसान मिलते थे। जब मैं सुबह सुबह जाकर लोगों के घर की घंटियां बजाता था तो कुछ लोग देर से उठते थे तो वो मुझे गालियां देनी शुरू कर देते थे। कुछ लोग बोलते थे कि भैया दोपहर में आए हो, पानी पियोगे क्या, चाय लोगे, हमें प्रेस तो नहीं चाहिए। कुछ लोग ऐसे थे जो प्रेस के फीचर्स के बारे में पूछते तो सब कुछ थे लेकिन खरीदते नहीं थे। कुछ लोग ऐसे थे जो कहते थे कि तुम एजेंट ही नकली हो। कुछ लोग कहते थे कि क्या प्रेस बेचने का काम कर रहे हो, मेरे यहां नौकरी कर लो। हर तरह का इंसान मुझे घंटी बजाने पर मिलता था दोस्तों, लेकिन मेरे कान उसको नहीं सुनते थे। मेरे कानों को सिर्फ उस आवाज का इंतजार होता था जो कहे कि हमें प्रेस खरीदनी है, और वो 10 में से एक दरवाजा जरूर खुलता था दोस्तों। जो उसका दूसरा दोस्त था उसने पहले 4-5 दरवाजे खटखटाए, उसने 10 दरवाजे भी पूरे नहीं किए। उनसे जो जवाब मिले उससे उसने एक कंक्लूजन निकाल लिया कि ये प्रेस इस दुनिया में कोई भी नहीं खरीदेगा, ये प्रेस बिक ही नहीं सकती। औसत का नियम काम करता है दोस्तों। प्रॉब्लम तब होती है जब हम औसत से पहले हार मान लेते हैं। हर आदमी का अपना अपना औसत है। वो प्रेस वालों का 10 में से 1 था तो शायद आपका 15 में से 1 हो या शायद 5 में से 1 हो, लेकिन औसत जरूर निकलेगा। एक बार एक गरीब लड़की ने एक साधु को प्रवचन देते सुना कि अगर आदमी में काबिलियत है तो वो मिट्टी को सोना बना सकता है। तभी उसके दिमाग में एक बात आई। उसने मिट्टी ली और उसकी छोटी छोटी पुड़िया बनानी शुरू कर दी। उस पुड़िया को यह कहकर घर घर बेचना शुरू कर दिया कि मेरे पास संजीवनी मिट्टी है, इसे अगर आप अपने पौधे में डालेंगे तो उससे पौधों की उम्र लंबी होगी और इसकी कीमत है सिर्फ 1 रुपया। इसका भी औसत निकला और वो औसत था 8 में से 1, क्योंकि पैसे इतने कम थे जो लोग रिस्क ले सकते थे। उन्होंने वह पुड़िया उससे खरीद ली। यानी कि औसत का नियम इतना ताकतवर होता है कि उस लड़की ने मिट्टी को भी बेचकर पैसा कमा लिया। मैकडोनल्ड का नाम तो सुना होगा आप लोगों ने। यस सर। मैकडोनल्ड दुनिया की सबसे बड़ी रेस्टोरेंट की सीरीज है दोस्तों। यह अमेरिका की कंपनी है। इसके मालिक है रे क्रॉक। रे क्रॉक का 1950 से 60 में न्यूयॉर्क के अंदर अपना एक बर्गर का रेस्टोरेंट था, बहुत चलता था। उस आदमी के मन में एक सोच आई कि काश ऐसा हो पाता कि मेरा मैकडोनल्ड दुनिया के हर बड़े शहर में खुल जाए। उसने इस सोच को प्रबल इच्छा में बदला। फिर उसने एक फॉर्मूला सोचा। उस फॉर्मूले को आज हम सब लोग फ्रेंचाइजी कहते हैं दोस्तों। इस फॉर्मूले को लेकर वो लोगों के पास गया और बोला, भाई साहब आप मेरा रेस्टोरेंट खोलो,
आप पहले जगह खरीदो, वो जगह आप खरीदेंगे, उसकी सजावट भी आप करेंगे, पैसा भी आप लगाएंगे, लेकिन बोर्ड मैकडॉनल्ड यानी कि मेरा लगेगा। आप मुझे थोड़ी रॉयल्टी भी देंगे क्योंकि मैं बोर्ड लगा रहा हूं, और साथ में जो भी स्टाफ होगा उसकी सैलरी भी आप देंगे, लेकिन उसमें मेरा प्रॉफिट होगा 15%। मैं आपको सिर्फ बर्गर बनाने का फॉर्मूला दूंगा और कुछ नहीं। कितने लोग मान गए होंगे दोस्तों उस समय? जिसके पास जाते वो डांटता और बोलता, वाह पैसा मेरा, लोग भी मेरे, सब कुछ मेरा, बोर्ड तेरा, तू सिर्फ फॉर्मूला देगा मुझे कागज के ऊपर, जिस पर तू प्रॉफिट भी मांग रहा है और रॉयल्टी भी। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि रे क्रॉक को पहली हां सुनने से पहले 1000 ना का सामना करना पड़ा, यानी कि उसकी औसत थी 1000 में से 1। 999 ना सुनने की हिम्मत उसी के पास हो सकती है दोस्तों जिसे अपने ऊपर विश्वास हो। ये रे क्रॉक का ही विश्वास था कि आज मैकडॉनल्ड कोका कोला के बाद विश्व में सबसे बड़ा ब्रांड नेम है। लेकिन आज मैकडॉनल्ड जो कुछ भी है दोस्तों, उसके पीछे कौन जिम्मेदार है? औसत का नियम। औसत का नियम कहता है कि हम कोशिशों के नंबर में गलती करते हैं। हर आदमी की औसत किसी भी काम की सफलता में अलग अलग होता है। हमें हमेशा अपना औसत निकालना चाहिए और कामयाबी के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए। नाकामयाब लोग वही होते हैं जो औसत से पहले प्रयास करना छोड़ देते हैं। द्रोणाचार्य ने एक बार अपने शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए एक काठ, लकड़ी की चिड़िया पेड़ पर टांग दी और अपने सारे शिष्यों से कहा कि इस चिड़िया की आंख पर निशाना लगाओ। जब उन्होंने अपने सभी शिष्यों से पूछा कि तुम्हें क्या नजर आ रहा है, तो किसी ने बोला मुझे आसमान दिखाई दे रहा है, पेड़ के पत्ते नजर आ रहे हैं, पंख नजर आ रहे हैं। जब अर्जुन से पूछा गया तो उसने कहा मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख नजर आ रही है। बात बड़ी साधारण सी थी दोस्तों, लेकिन गहरी। जरा समझना, तीर अगर इस चिड़िया की आंख पर लगा तो वो सफल हो गया, यानी कि सक्सेस। अगर इस आंख से एक सूत भी इधर या इधर लगा तो वो है फेलियर। कहने का मतलब है कि सफलता एक छोटी सी जगह पर केंद्रित होती है। इस छोटी सी जगह को छोड़कर बाकी सब कुछ है, वो क्या है? वो है फेलियर दोस्तों। उस आंख के अलावा तीर कहीं भी लगे वो फेलियर है। यही तो औसत का नियम कहता है। अगर औसत का नियम आपको मालूम है तो यह बिजनेस 100% प्रेडिक्टेबल है दोस्तों। इस बिजनेस की 100% भविष्यवाणी की जा सकती है। सिर्फ आपको ईमानदारी से अपने औसत निकालने होंगे। चलिए देखते हैं कि किस तरह औसत के नियम की मदद से हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि 5 साल बाद हम कैसे 25 लाख रुपए महीना कमा रहे होंगे। 7वां कदम, ग्लेज। हमारा टारगेट है 25 लाख रुपए प्रति माह। 25 लाख रुपए का चेक आप जानते हैं आपका कब आएगा? जब आपके डायरेक्ट में कम से कम 8 आरडी काम कर रहे होंगे, तब आपका चेक लगभग 25 लाख रुपए का होगा दोस्तों। 8 आरडी आपके डायरेक्ट कब बनेंगे? हमने एक आम डिस्ट्रीब्यूटर का औसत निकाला है। अगर हम 4 डायरेक्ट करें और अगर हम उन पर ठीक से मेहनत करें तो उनमें कम से कम 1 लेग आरडी बन जाती है दोस्तों। इसका मतलब यह हुआ कि 8 लोग आरडी कब बनेंगे? जब हम कम से कम 32 डायरेक्ट करेंगे, जिनमें से 8 आरडी होंगे। अब हम ये चाहते हैं कि 5 साल में हमारी 8 डायरेक्ट आरडी बन जाए, तो उसके लिए हमें 32 डायरेक्ट 4 साल में यानी कि 48 महीनों में करनी पड़ेगी। डायरेक्ट तो तब लगेगी जब आप गेस्ट लाएंगे। अब अगला सवाल यह है कि कितने गेस्ट 48 महीनों में लाएंगे कि हमारी 32 डायरेक्ट लगे। वैसे तो हर आदमी का औसत अलग अलग है। जैसे कि जब हम हॉट और वार्म मार्केट से गेस्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, इस बात पर ज्यादा डिपेंड करता है कि आपकी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में इमेज क्या है। आपको क्या समझा जाता है, अच्छा इंसान या खराब इंसान? मैं बहुत कड़वा और साफ बोल रहा हूं दोस्तों। अगर आपकी इमेज अच्छी है तो आपकी औसत बहुत अच्छी हो सकती है। कोल्ड मार्केट और फ्रेश मार्केट आपको ज्यादा जानती नहीं दोस्तों, तो यहां आपकी औसत इस बात पर निर्भर करती है कि यहां आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है और आपका एटीट्यूड कैसा है। प्रेजेंटेशन का मतलब है कि आप इस बिजनेस को कैसे प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वो आपको जानता नहीं, वो सिर्फ आपको देखेगा, आपकी बात करने के तरीके को देखेगा, आपकी लुकिंग देखेगा। प्रेजेंटेशन में आपका ड्रेस कोड, आपका एटीट्यूड, आपका कॉन्फिडेंस, ये चीजें मैटर करती हैं। वो लोग आप पर शक करेंगे कि आप झूठ बोल रहे हैं या सच। साथ में आपके टूल्स समझते हैं? क्या सबूत है कि ग्लेज है?
क्या प्रूफ है आपके पास कि आपका आईडीएसए के साथ टाई अप है? क्या सबूत है कि कंपनी भाग नहीं जाएगी? क्या सबूत है कि हमारा पैसा सेफ है? क्या सबूत है कि आप इस कंपनी में है भी या नहीं? कोल्ड मार्केट और फ्रेश मार्केट सबूत चाहती है, आपके चेक की फोटोकॉपी चाहती है, और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका एटीट्यूड। हर एक का औसत अलग अलग होता है, लेकिन औसत सबका होता है। अगर आप जाकर किसी से गंदा ये भी बोले कि एक मेंबर बनाने वाला काम किया है, आदमी फंसाने हैं, तब भी एक औसत निकल जाएगा दोस्तों। वैसी सोच वाले भी मिल जाएंगे। औसत हर एक का होता है। हर आदमी बिजनेस करता है, प्रयास की संख्या कम या ज्यादा हो जाती है। जैसे जैसे आपकी प्रेजेंटेशन सुधरती जाएगी, ये औसत और सुधरता जाएगा। अभी 15 में से 1 है, फिर 5 में से 1 भी आ जाएगा दोस्तों। मेरा औसत तो और भी शानदार होता है दोस्तों। मैं 4 में से 2 की होम शॉप खुलवा ही देता हूं। समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं? यस यस सर। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। हम ये मान लेते हैं कि एवरेज आप 10 में से 1 को बिजनेस शुरू करवाते ही हैं, उसकी होम शॉप खुलवाते ही हैं। कितनी सेल चाहिए आपको? 32 डायरेक्ट, यानी कि दोस्तों 32 गुना 10 बराबर है 320 गेस्ट। तो कितने गेस्ट हुए? 320 गेस्ट। 320 गेस्ट कितने हुए? मतलब औसत अगर 7 गेस्ट हर महीने, कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर आप आज से 5 साल के बाद 25 लाख रुपए महीने का चेक चाहते हैं, तो उसके लिए आपको उसकी कीमत देनी होगी। वो है 7 गेस्ट प्रति माह इस ऑफिस में लाने पड़ेंगे। सभी का औसत अलग अलग है। किसी का 12 में से भी हो सकता है और किसी का 6 भी हो सकता है, किसी का 5 भी हो सकता है। समझ रहे हैं कि क्या कहना चाहता हूं? यस यस सर। अगर आपका औसत निकल रहा है तो शायद 50 लाख आ जाएगा। बुरा तो नहीं मान जाएंगे ना कि अगर 25 लाख सोचते थे तो 50 लाख आ गए? बुरा तो नहीं मानेंगे? नो सर। थैंक यू। तो आज से आपका टारगेट है 10 गेस्ट प्रति माह आने ही आने हैं। अब छोटी सी दुविधा आपकी हो जाएगी। आप सोचेंगे कि 480 गेस्ट, सर मुझे तो 80 गेस्ट भी नहीं जानते। यस और नो? यस सर। यही तो प्रॉब्लम है। मैंने पहले ही कहा कि बात तो पहले स्टेप से शुरू होती है। आप यहां तक पहुंचे ही नहीं। अगर इच्छा प्रबल है तो यह थोड़े ही देखना पड़ेगा कि ठंड कितनी है और क्या करना पड़ेगा। रजाई हटानी पड़ेगी तो पड़ेगी। मुझे एक बात बताओ, जब आपके अंदर कोई इच्छा ही नहीं थी तो बेकार में तुम्हारे 80 दोस्त बन गए। आज तुम्हारे जीवन, तुम्हारे सपनों का सवाल है, तो क्या तुम 400 और दोस्त नहीं बना सकते दोस्तों? क्या लोगों ने मना कर रखा है आपसे दोस्ती करने से? साधारण सी बात है। अगर आप एक फैक्ट्री चला रहे हैं और फैक्ट्री में लोहा खत्म हो जाए तो क्या फैक्ट्री को ताला लगा देंगे? नहीं सर। क्या करेंगे? लोगों से बात करेंगे और अपनी फैक्ट्री में लोहा या रॉ मटेरियल डलवाएंगे। बड़े बड़े बंगलों में रहना, बड़ी बड़ी गाड़ियां चलानी है, तो ये कीमत है दोस्तों उसकी। यस और नो? यस सर। अब आप इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चलाने जा रहे हैं, आप उम्मीद कर रहे हैं कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन 25 लाख की हो, और आप जानते हैं कि आज पैसा लोगों से मल्टीप्लाई होता है। पैसा तब आएगा जब लोग आपके लिए काम करेंगे, तो उसके लिए आप लोगों से दोस्ती नहीं कर सकते। ये उनका काम है, उनका काम का हिस्सा है लोगों से मिलना, उनका मिशन है लोगों से मिलना। बचे हुए वक्त में आपके एक दिन में 24 घंटे हैं, 2 घंटे बहुत है लोगों से मिलने के लिए। अब सवाल यह है कि लोग मिलेंगे कहां? बात वही है कि जब सोच आती है तो रास्ता भी आता है। कहां मिलेंगे लोग? सुबह सुबह सब खाली होते हैं। कोई मंदिर में पहुंचा होता है, कोई पार्क में पहुंचा होता है, कोई जिम में कसरत कर रहा होता है। समझ रहे हैं ना आप? कोई धर्म सभा में बैठा होता है, कुछ लेडीज किटी पार्टी कर रही होती हैं। कितने खाली हैं लोग हमारे देश में, आपको तो मालूम ही है। अगर आपकी इच्छा है तो आप उन्हें ढूंढ सकते हैं। अगर आपकी इच्छा प्रबल है तो सुबह उठना ही पड़ेगा। मैं प्रैक्टिकल आपको बताता हूं दोस्तों। हमारा सपना है 25 लाख रुपए का। मैं सुबह पार्क से वापस आ रहा था, वहां आईसीआईसीआई बैंक के कुछ लड़के लड़कियां खड़े थे। उन्होंने आईसीआईसीआई की कैंप लगाई हुई थी। जब मैं वहां से जा रहा था तो मेरे अंदर का नेटवर्कर जाग गया। मैंने सोचा कि यहां तो नेटवर्कर घूम रहे हैं और ये मार्केटिंग कर रहे हैं, कैसे छोड़ दूं इन लोगों को। मैं उनके पास गया और मैंने उनसे बात करनी शुरू की। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग आईसीआईसीआई की मार्केटिंग कर रहे हैं, मुझे आप लोग एक्टिव लग रहे हैं। जब आप यहां से फ्री हो
तो मुझे मिले। मेरे पास आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया काम है। बुरा तो नहीं मानेंगे ये लोग? बुरा तो नहीं मानेंगे ये लोग? नहीं, बिल्कुल ठीक। आप पार्क में घूमने निकले, यहां कुछ लोग ऐसे हैं जो रेगुलर घूमने आते हैं। वहां एक अंकल जी रोज घूमने आते हैं। पहले दिन मैं उन्हें देखकर हल्का सा मुस्कुराया। कुछ लोग आपको जवाब देंगे, कुछ ना दें। जब मैं ग्लेज में था, आपने देखा होगा अखबार में लिखा होता था वॉक इन इंटरव्यू, यानी कि जितने भी यंगस्टर हैं वो इंटरव्यू देने आए, मैं भी पहुंच जाता था। जितने लोग इंटरव्यू देने आते थे सब दोस्त होते थे, क्योंकि सबको नौकरी चाहिए थी। ये बात तो बहुत छोटी सी है, डिपेंड करता है कि आपकी इच्छा कितनी प्रबल है। अगर आप नेटवर्कर हैं तो दिल्ली में जितने लोग घूम रहे हैं उन सब में तुमको नेटवर्कर नजर आना चाहिए। दिल्ली क्या, यहां तक कि आप जिस भी शहर में रहते हैं वहां आपको एक एक आदमी में नेटवर्कर नजर आना चाहिए। औसत का नियम है कि अगर आप 10 से बात करेंगे तो 8 आपको जवाब नहीं देंगे, लेकिन 2 आपके साथ आपके टाइम को मल्टीप्लाई करने वाले हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों। कितने गेस्ट चाहिए आपको? 500। कितने साल में? 5 सालों में। 5 सालों में कितने महीने होते हैं? 60 महीने। हम 48 मान के चलते हैं, क्योंकि 1 साल तो आरडी बनने में लग जाएगा। 12 गुना 4 यानी कि 48, यानी हर महीने कितने गेस्ट हुए? अगर आप 10 लाते हैं तो 4 पॉजिटिव होंगे। अगर आप नेटवर्कर हैं और किसी भी लेवल पर हैं, और अगर इस महीने आपके 10 गेस्ट ऑफिस में नहीं पहुंचते हैं तो आप नेटवर्कर नहीं है दोस्तों। आप अपने सपनों से खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको ये गेस्ट लाने ही लाने हैं, और यह भी ध्यान रखिए कि पीछे बैंक खाली नहीं होना चाहिए। रोज 3 से 4 घंटे नए लोगों से मिलने में बिताएं। मैं एक बहुत बड़े नेटवर्कर को जानता हूं जिनका नाम है मार्क यार्नेल। वह कहते हैं कि सक्सेसफुल लोगों से सीखना चाहिए, लेकिन हम लोग असफल लोगों से घिरे हुए हैं। अगर आप 25 लाख रुपए कमाना चाहते हैं तो आपको नेटवर्कर बनना पड़ेगा, फुल टाइम नेटवर्कर बनना पड़ेगा। और नेटवर्कर का ज्यादातर समय किसमें लगना चाहिए? लोगों से मिलने में। मार्क यार्नेल एक नेटवर्कर थे। मार्क यार्नेल की 16 देश में अपनी डाउनलाइन है, अरबपति आदमी है, क्योंकि सीधा सा फॉर्मूला है कि जितने ज्यादा लोग आपके नीचे काम करेंगे उतना ही आपका समय मल्टीप्लाई होगा और उतना पैसा आप कमाएंगे। उनका एक फॉर्मूला था। वह क्या करते थे? वह 10 बीज अपनी कोट की जेब में रखते थे, और शाम को जब ये बीज उनके कोट की दूसरी जेब में आ जाते थे तो वो कहते थे कि आज का दिन सफल हो गया। और वो बीज कैसे आते थे? वो जब एक नए आदमी से मिलते थे तो एक बीज यहां से दूसरी जेब में डाल देते थे। जब दूसरे नए आदमी से मिलते थे तो एक और बीज यहां से निकालकर दूसरी जेब में डाल देते थे। ऐसे ही जब 10 बीज इधर चले जाते थे तो मार्क यार्नेल कहते थे कि आज का दिन सफल हो गया, क्योंकि वो नेटवर्कर थे। ये उनका काम है, उनके काम का हिस्सा है लोगों से मिलना। उनका मिशन है लोगों से मिलना बचे हुए वक्त में। जब आप इस रास्ते पर चल रहे होंगे, अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे होंगे, तो बहुत सारे लोग आपको रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगे। इसमें हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे दोस्त भी शामिल हैं, क्योंकि साधारण सी बात है कि सफलता का रास्ता बहुत कम लोग जानते हैं, और जो जानते हैं वह दूसरों को बताते नहीं। हम 85% ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो फेलियर के रास्ते पर हैं। मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत प्यार दे सकते हैं दोस्तों, लेकिन सफलता का रास्ता नहीं दिखा सकते, क्योंकि वो खुद सफल नहीं हुए। अगर उन्हें पता होता तो वह खुद सफल हो जाते। सफलता का रास्ता तो मुझे कोई सफल आदमी ही दिखा सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं उनसे प्यार नहीं करता, मैं उनसे प्यार करता हूं, तभी मैंने उनकी बात नहीं सुनी। अगर मैं उनकी बात सुनता तो आज उन्हें बड़ी गाड़ी में घुमाने लायक नहीं बनता दोस्तों। आज मैं ऐसा सपना देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाता कि मैं उन्हें घर में एक अलग से मंदिर बनवा के दे सकूं। 500 गेस्ट लाने के लिए आपको 2000 लोगों को इनवाइट करना पड़ेगा। 2000 में से 1500 आपको गोली भी देंगे और 500 पहुंचेंगे। इसलिए आपको 2-2500 दोस्त बनाने हैं 5 सालों में। जिनकी इच्छा प्रबल होगी वो रजाई हटाएंगे, घर से बाहर जाएंगे और टिक्की खाएंगे। यहां भी औसत का नियम काम करता है दोस्तों। मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है आज। आप में से कुछ हैं जो मेरी बात सुनकर उस पर अमल करेंगे और आज से 5 साल के बाद यहां पर ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर बनकर खड़े होंगे। बाकी अभी 48 घंटों के अंदर ये सब भूल जाएंगे और वापस अपने काम धंधे पर लग जाएंगे, वापस वही जिंदगी जिएंगे जो वो बिता रहे थे। ये भी औसत का नियम है।
और एक कड़वा सच है, मेरी नजर उन पर है जो उठकर ऊपर आने वाले हैं। दोस्तों, अंत में मेरी शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए। जय हिंद, गो गैलवे।